दोस्तों स्वागत करता हूं आप लोग का हमारे सीआईबी मेड सिंपल के इस चैनल में। तो दोस्तों ये जो लेसन है ये हमारा कंटिन्यूएशन है रेशियो एनालिसिस पार्ट 2 का। पार्ट 1 का लेसन मैं आप लोगों के लिए लेकर आया था, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो लोग उसे नहीं देखे हैं पहले वो उसे जाके देख लें और तब इसे कंटिन्यू करें। आपका कंसेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा। दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करेंगे करंट रेशियो को, या इसे हम लोग वर्किंग कैपिटल रेशियो भी कहते हैं। दोस्तों इससे पहले मैंने आप लोगों को साथ क्विक रेशियो समझाया था पिछले लेसन में। आज हम लोग करंट रेशियो को समझेंगे। देखिए करंट रेशियो करता क्या है, एक फर्म के एबिलिटी को मेजर करता है कि वो अपने शॉर्ट टर्म लायबिलिटी को अपने करंट एसेट से कितना जल्दी पे कर देगा। देखिए दो टर्म है यहाँ पे, एक है शॉर्ट टर्म लायबिलिटी और एक है करंट एसेट। तो करंट एसेट के बारे में मैंने बताया था कि वैसा एसेट जिसे हम लोग कैश में बदल सकते हैं विद इन 90 डेज। ठीक है दोस्तों, क्विक एसेट वो था हमारा क्विक एसेट। तो यहाँ पे समझना ये है कि कोई भी फर्म अपने करंट एसेट्स के द्वारा अपने शॉर्ट टर्म लायबिलिटी को कैसे पे ऑफ कर लेगा। तो देखिए ऐसा क्या है कि किसी पार्टिकुलर कंपनी के पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम होता है। ठीक है, ये देखिए लायबिलिटी को पूरा करने के लिए टाइम लिमिटेड होता है, एसेट्स लिमिटेड टाइम में उसे उसे रेज करने होते हैं। तो बेसिकली ये रेशियो हमें ये बताएगा। तो देखिए दोस्तों इसका इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला है करंट एसेट डिवाइडेड बाई करंट लायबिलिटी। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। तो ये क्या एक्सप्रेस कर रहा है ये रेशियो, ये एक्सप्रेस करता है कि किसी फर्म का करंट डेब्ट इन टर्म्स ऑफ करंट एसेट, उसका करंट डेब्ट क्या है, उसका टर्म्स ऑफ करंट एसेट क्या है। आइए से हम लोग एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी फर्म का करंट रेशियो CR 4 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उस पार्टिकुलर कंपनी के पास 4 टाइम्स मोर एसेट हैं देन करंट लायबिलिटी। ठीक है, तो मतलब उसके पास जो है करंट एसेट्स जो है 4 टाइम्स है करंट लायबिलिटी का। तो हम लोग कह सकते हैं कि जितना ज़्यादा CR होगा उतना फेवरेबल कंडीशन है दोस्तों। हायर CR मोर फेवरेबल। ओके, अब हम लोग एक प्रॉब्लम को लेते हैं दोस्तों, एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लेते हैं और समझते हैं इसे कैसे क्वेश्चन के में सॉल्व किया जाए। क्वेश्चन में पढ़िए, ध्यान से पढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन को। XYZ शूज सेल शूज, ठीक है, इट इज अप्लाइंग फॉर लोन टू हेल्प फंड टू इंक्रीज इन्वेंट्री। तो उसने क्या किया, लोन के लिए अप्लाई किया बैंक से। तो बैंक ने उसे बैलेंस शीट मांगा ताकि वो एनालाइज कर पाए उसके करंट डेप्ट लेवल को। तो XYZ का जो शूज बैलेंस शीट था उसने क्या रिपोर्ट किया, उसने 10 लाख, यानी कि उस XYZ शूज का 10 लाख करंट लायबिलिटी था और केवल 2.5 लाख करंट एसेट था। तो क्या बैंक उस लोन को अप्रूव करेगी इस बैलेंस शीट के बेसिस पे, ये हमें बताना है। तो आइए हम लोग अब देखते हैं कि करंट रेशियो का क्या इंपॉर्टेंस है, इस क्वेश्चन से हम लोग समझ जाएंगे। तो दोस्तों करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट बाय करंट लायबिलिटी। तो फ्रेंड्स हमें करंट एसेट चाहिए और करंट लायबिलिटी चाहिए। तो करंट एसेट देखिए 2.5 लाख लिखा हुआ है और करंट लायबिलिटी हमें 10 लाख लिखा हुआ है। दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 0.25। अब जरा इसे एनालाइज करते हैं ठीक ढंग से। तो XYZ शूज के पास जो है इनफ करंट एसेट है कि वो अपने करंट लायबिलिटी का केवल 25% हिस्सा ही वो उसे पे ऑफ कर पाएगा। यानी कि आप देख सकते हैं दोस्तों, अभी मैंने क्या बताया था कि करंट रेशियो 1 से ज़्यादा होनी चाहिए और जितना 1 से ज़्यादा होगा उतना फेवरेबल है। लेकिन यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि वो ये जो पार्टिकुलर XYZ सूज है वो अपने करंट लायबिलिटी का 1/4 हिस्सा ही करंट एसेट से फुलफिल कर पा रहा है, बाकी हिस्सा फुलफिल नहीं कर पा रहा है। तो ये जो सिचुएशन है वो हमारे फेवरेबल नहीं है दोस्तों, ये अनफेवरेबल सिचुएशन है। यानी कि हम कह सकते हैं कि XYZ हाईली रिस्की है। तो क्योंकि इसका CR जो है, इसका जो करंट रेशियो है बहुत ही लो है, तो बैंक जो है इसे नहीं प्रेफर करेगी। तो आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन के द्वारा कि करंट रेशियो का क्या इंपॉर्टेंस है। इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल सो फार एज डिसाइडिंग वेदर लोन शुड बी सैंक्शन टू अ पार्टिकुलर कंपनी और नॉट। ओके, नाउ अब हम लोग दूसरे रेशियो पे आते हैं। अगला रेशियो है हमारा सॉल्वेंसी रेशियो, या इसे हम लोग लेवरेज रेशियो भी कहते हैं। दोस्तों आप मेरे लेक्चर को ध्यान से सुने, मैं हर एक रेशियो का एग्जांपल से आपको क्लैरिटी के साथ क्लियर कर दूंगा। चलिए सॉल्वेंसी रेशियो को समझते हैं, ये क्या होता है। ये जो रेशियो है सॉल्वेंसी रेशियो, या इसे हम लोग लिवरेज रेशियो भी कहते हैं, ये कंपनी के एबिलिटी को शो करता है कि वो लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशन का पे ऑफ कितनी जल्दी करेगी, उसका पेमेंट कैसे करेगी, किसे, क्रेडिटर को या बॉन्ड होल्डर को। तो इसके अंदर बहुत सारे, अभी तक हम लोगों ने लिक्विडिटी रेशियो को पढ़ा था। लिक्विडिटी रेशियो में हम लोग क्विक रेशियो देखा था और करंट रेशियो देखा था। अब हम लोग नया रेशियो को डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, जो कि है सॉल्वेंसी रेशियो या लिवरेज रेशियो। ठीक है, तो दोस्तों आइए अब हम लोग जो है इसे इसे देखते हैं, इसके अंदर कौन कौन से रेशियो आते हैं। इसके अंदर दो इंपॉर्टेंट रेशियो आते हैं दोस्तों, एक है डेब्ट टू इक्विटी रेशियो और एक है इक्विटी रेशियो। आइए आज हम लोग डिस्कस करते हैं इन दोनों रेशियो को इंडिविजुअली। सबसे पहला जो रेशियो है वो हमारा डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। ये क्या शो करता है, ये शो करता है परसेंटेज ऑफ कंपनी फाइनेंसिंग दैट कम्स फ्रॉम क्रेडिटर एंड इन्वेस्टर। देखिए कोई पार्टिकुलर कंपनी फाइनेंस करती है तो उसका कितना परसेंटेज उसके फाइनेंस का
उसके क्रेडिटर से आ रहा है या उसके इन्वेस्टर से आ रहा है दोस्तों। ये हमें ये शो करेगा, जैसा कि नाम से ही क्लियर है, डेब्ट टू इक्विटी। ठीक है दोस्तों। अच्छा, एक बात को आप ध्यान से सुनिए दोस्तों, कोई भी कंपनी यदि फाइनेंस कर रही है तो वो दो तरह से पैसा लेती है दोस्तों। एक है बैंक लोन और एक है इन्वेस्टर के द्वारा। तो यदि जो पार्टिकुलर जो फाइनेंस बैंक लोन के द्वारा मिल रही है उसे, तो उसे हम लोग कहते हैं क्रेडिटर फाइनेंसिंग, और जो शेयर होल्डर से मिल रही है पैसा उसे कहते हैं हम लोग इन्वेस्टर फाइनेंसिंग। तो देखिए, यदि डीईआर का वैल्यू ज़्यादा है, यानी कि डीईआर यानी कि डेब्ट टू इक्विटी रेशियो यदि ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो पार्टिकुलर कंपनी है उसका क्रेडिटर फाइनेंसिंग वाला पोर्शन यानी कि बैंक लोन का पोर्शन ज़्यादा है कंपेयर टू इन्वेस्टर फाइनेंसिंग, यानी कि वो ज़्यादा लोन ले रखी है बैंक से कंपेयर टू शेयर होल्डर से पैसा। ये बात आपको समझनी पड़ेगी, क्योंकि डेप्ट वाला पोर्शन ज़्यादा होगा उसमें। नाम से ही क्लियर है दोस्तों, नाम में ही लिखा हुआ है डेप्ट बाय इक्विटी। आइए इसका फॉर्मूला देखते हैं हम लोग। तो देखिए फॉर्मूला बहुत सिंपल है। टोटल नंबरेटर में हमें लिखना है टोटल लायबिलिटीज़ और डिनोमिनेटर में लिखना है हमें टोटल इक्विटी। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, यानी कि एक तरफ हम लोग डेप्ट लिख रहे हैं और एक तरफ हम लोग इक्विटी लिख रहे हैं और फिर दोनों का रेशियो निकाल रहे हैं दोस्तों। यही है हमारा डेप्ट टू इक्विटी रेशियो। आइए एग्जांपल से समझते हैं दोस्तों इस रेशियो को। देखिए, एक एग्जांपल लेता हूं मैं और मैं अच्छे तरीके से क्लैरिटी के साथ समझाता हूं कि डेप्ट टू इक्विटी रेशियो का क्या इंपॉर्टेंस है। क्वेश्चन को पढ़िए दोस्तों। एक कंपनी है जिसके पास 1 लाख का बैंक लोन है, ठीक है, बैंक लाइन ऑफ क्रेडिट है, ठीक है दोस्तों, एलओसी जिसे कहते हैं लाइन ऑफ क्रेडिट, और 5 लाख का मॉर्गेज है उसके प्रॉपर्टी पे। चलिए, और उसके जो शेयर होल्डर हैं उन्होंने शेयर होल्डर ने 12 लाख रुपया इन्वेस्ट किया है। तो हमें पूछा गया है कि डेब्ट टू इक्विटी रेशियो बताओ। तो फ्रेंड्स नाम से ही क्लियर है, अभी मैंने फॉर्मूला बताया था डीईआर का, यानी कि डेब्ट टू इक्विटी रेशियो का। नॉमिनेटर में हमें लिखना है टोटल लायबिलिटीज़ और डिनोमिनेटर में हमें लिखना है टोटल इक्विटीज़। तो बताइए दोस्तों टोटल लायबिलिटीज़ क्या क्या है उस कंपनी का। एक तो 5 लाख का है मॉर्टगेज और दूसरा है 1 लाख का बैंक लाइन ऑफ क्रेडिट। तो दोनों को ऐड करेंगे तो हमें 6 लाख मिलेगा। तो 6 लाख इसकी टोटल लायबिलिटीज़ हैं। और दोस्तों इसकी इक्विटी क्या है, तो इसकी इक्विटी है 12 लाख। ठीक है दोस्तों, तो 12 लाख इसकी इक्विटी है। तो यदि हम लोग 6 लाख को 12 लाख से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 1/2। तो 1/2 बोले या 0.5 बोले, तो 0.5 क्या है हमारा डेब्ट टू इक्विटी रेशियो है। तो फ्रेंड्स ये है इंपॉर्टेंस डेब्ट टू इक्विटी रेशियो का। डेब्ट बाय इक्विटी गिव्स यू डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। अच्छा, ये तो पहला रेशियो था जो कि हमारा सॉल्वेंसी रेशियो के अंदर आता है। दूसरा रेशियो है वो हमारा इक्विटी रेशियो है। इक्विटी रेशियो का नाम में ही क्लियर है दोस्तों, टोटल इक्विटी बाय टोटल एसेट, बहुत ही सिंपल है। और एक होता है हमारा डेप्ट रेशियो। डेप्ट रेशियो में क्या करना है, टोटल लायबिलिटी बाय टोटल एसेट। यानी कि देखिए, चाहे इक्विटी रेशियो हो चाहे डेप्ट रेशियो हो, दोनों केस में डिनोमिनेटर हमारा टोटल एसेट रहेगा, लेकिन एक के इक्विटी रेशियो में नॉमिनेटर टोटल इक्विटी होगा और डेप्ट रेशियो में नॉमिनेटर हमारा टोटल लायबिलिटीज होगा। तो दोस्तों अभी तक इस रेशियो एनालिसिस टॉपिक में हम लोगों ने कौन कौन सा इंपॉर्टेंट रेशियो देखा। सबसे पहला रेशियो देखा लिक्विडिटी रेशियो, उसके अंदर हमने देखा क्विक रेशियो होता था और करंट रेशियो होता था, अच्छे तरीके से समझा इन्हें। फिर दूसरा रेशियो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, वो था सॉल्वेंसी रेशियो, उसे भी अच्छे तरीके से हम लोगों ने डिस्कस किया उसके पार्ट्स को। अब हम लोग तीसरे टाइप पे आते हैं जो कि है इफिशियंसी रेशियो, या इसे हम लोग एक्टिविटी रेशियो कहते हैं दोस्तों। आइए समझते हैं ये रेशियो क्या होता है, यानी कि इफिशियंसी रेशियो होता क्या है। ये क्या मेजर करता है, ये मेजर ये करता है कि कितना अच्छे तरीके से एक पार्टिकुलर कंपनी अपने एसेट को यूटिलाइज कर रही है ताकि इनकम को जनरेट कर सके। हाउ वेल कंपनी यूटिलाइजेज इट एसेट टू जनरेट इनकम। अब इनके अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट रेशियो आते हैं दोस्तों। पहला जो रेशियो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। इनके अंदर 4 इंपॉर्टेंट है, मैं एक एक करके डिस्कस करूंगा दोस्तों। क्या है अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, आइए समझते हैं इसे हम लोग। तो ये अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो करता क्या है, ये शो करता है कि कितना इफिशियंट है कोई पार्टिकुलर कंपनी अपने क्रेडिट सेल को कस्टमर से लेने में। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखिए, मान लीजिए कोई कंपनी है, उसने कस्टमर से रिसीवेबल जो है 90 दिन में कलेक्ट कर लिया, लेकिन दूसरा ने 6 महीना लगा दिया उसे कलेक्ट करने में अमाउंट रिसीवेबल को। ठीक है दोस्तों, तो क्रेडिट सेल आप समझते होंगे, क्रेडिट सेल यानी कि उधार का पैसा जो आपने कस्टमर को उधारी पे दिया है, तो उसे आप तो रिटर्न भी तो लेना होगा। ठीक है, तो एक को 6 महीना लग रहा है और दूसरे को 90 दिन लग रहा है, तो पहला वाला ज़्यादा इफिशियंस है। दैट इज वाई दिस रेशियो इज कॉल्ड इफिशियंट रेशियो, इफिशियंसी रेशियो। आप समझ सकते हैं इसका नाम इफिशियंसी रेशियो क्यों रखा गया है। तो दोस्तों इसका फॉर्मूला देखते हैं, इसका फॉर्मूला भी काफ़ी सिंपल है। अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो में नंबरेटर में लिखना है आपको नेट क्रेडिट सेल। ठीक है दोस्तों, तो नेट क्रेडिट सेल का क्या मतलब हुआ, कितना पैसा उधार में दिया गया। और डिनोमिनेटर में हम लोग क्या लिखेंगे, डिनोमिनेटर में लिखेंगे एवरेज अकाउंट रिसीवेबल।
एवरेज अकाउंट रिसीवेबल मतलब क्या हुआ कि उस पार्टिकुलर फाइनेंसिंग ईयर में कितना पैसा रिसीव हुआ, बस बहुत सिंपल है। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब ये क्वेश्चन उठता है कि एवरेज अकाउंट रिसीवेबल का कैलकुलेशन कैसे किया जाए, तो उसको समझिए आप। उसको निकालने का बहुत ही सिंपल तरीका है। उसको आप क्या करेंगे कि किसी पार्टिकुलर ईयर में जो बिगनिंग में जो अमाउंट एवरेज रिसीवेबल था, उस ईयर के बिगनिंग में जो रिसीवेबल था और उस ईयर के एंड में जो रिसीवेबल है, उन दोनों का एवरेज आप लोग निकाल लेंगे। एवरेज कैसे निकाला जाता है, तो बिगनिंग रिसीवेबल प्लस एंडिंग रिसीवेबल डिवाइडेड बाई 2, तो इससे आपको एवरेज रिसीवेबल मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको एवरेज रिसीवेबल मिल गया, उसे आप डिनोमिनेटर में पुट कर दीजिए, और क्वेश्चन में आपको नेट क्रेडिट सेल दिया होगा, उसे आप लोग नोमिनेटर में पुट कीजिए। आइए इसे भी एग्जांपल से समझते हैं, क्लैरिटी हो जाएगा। बाबूज स्काई शॉप इज अ रिटेल स्टोर दैट सेल आउटडोर स्काइंग इक्विपमेंट। ठीक है, मतलब बाबू स्काई शॉप नाम का कोई रिटेल स्टोर है जो कि स्काइंग इक्विपमेंट को बेचता है। तो उसने क्या किया, उसने तो फ्रेंड्स बाबू ने क्या किया, ऑफर किया अकाउंट को। ठीक है, अपने अपने मेन कस्टमर को कुछ अकाउंट ऑफर किया। तो ईयर के लास्ट में जो है उसका बैलेंस शीट क्या शो किया कि 20,000 उसका अकाउंट रिसीवेबल है उस पार्टिकुलर ईयर का। ठीक है, और उसमें इसके अलावा क्या दिया हुआ है, उसका ग्रॉस क्रेडिट सेल है 75,000, और उसमें से 25,000 उसको रिटर्न आ गया। क्रेडिट सेल मतलब कि उधार, उसने 75,000 रुपया जो है उधारी पे दिया, इसमें से 25,000 उसे रिटर्न मिल गया। ठीक है, और फाइनेंशियल ईयर के शुरू में जो उसका बैलेंस शीट था उसमें 20,000 था अकाउंट रिसीवेबल में, और लास्ट ईयर का जो बैलेंस शीट था उसमें 10,000 का अकाउंट रिसीवेबल था। तो फ्रेंड्स यहाँ पूछा गया है कि अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो बताने। तो फ्रेंड्स अब हम लोग जरा फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं। तो नेट क्रेडिट सेल, देखिए हमें क्वेश्चन में ग्रॉस क्रेडिट सेल दिया हुआ है, तो ग्रॉस क्रेडिट सेल के द्वारा हम लोग नेट क्रेडिट सेल निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तो नेट क्रेडिट सेल इक्वल ग्रॉस क्रेडिट सेल माइनस रिटर्न। सिंपल सी बात है दोस्तों, कितना उसने पैसा उधारी में दिया और उसमें से कितना उसे पैसा रिटर्न हो गया। तो उधारी में 75,000 दिया और रिटर्न 25,000 हो गया, तो नेट क्रेडिट सेल कितना हो गया, 50,000। ओके, अब हम लोग एवरेज अकाउंट रिसीवेबल को निकालते हैं। तो उसको कैसे निकालेंगे, तो लास्ट ईयर का बैलेंस शीट ने क्या शो किया था कि 10,000 अकाउंट रिसीवेबल था, और दिस ईयर बैलेंस शीट शोज दैट 20,000 अकाउंट रिसीवेबल। तो 20,000 और 10,000 का हम लोग एवरेज लेंगे, तो वो हमें मिलेगा 15,000। तो अब हमें नंबरेटर मिल गया, नंबरेटर क्या है हमारा, नेट क्रेडिट सेल, जो कि 50,000 है, और डिनोमिनेटर भी हमें मिल गया जो कि है हमारा एवरेज अकाउंट रिसीवेबल 15,000, यानी कि 50/15 इज इक्वल टू 3.33। ये हमारा अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो है। तो दोस्तों आज हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट रेशियो डिस्कस किए। कैसा लगा आपको ये लेसन जरूर कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। यदि कुछ सीखने को मिला तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और फेसबुक ग्रुप से जुड़ जाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। धन्यवाद।